Hello everyone, my name is Hira Shaheen. Today I am going to discuss minimization problem for simplex method, but here in this minimization problem the constraints are of all greater than equal to type. In the last video also we had discussed about minimization problem for simplex method, but that minimization problem in that constraints were less than equal to type. Here all the constraints are greater than equal to type. So what is the difference here? We have to subtract surplus variable from the constraints and also add artificial variable in the constraints. And these artificial variable will be added to the objective function also with coefficient m, that is big M. So in the earlier problems, in the earlier examples which you have seen, like maximization problem, we had added slack variable, but the slack variables coefficient were 0 there. Here also we subtract surplus variable, so surplus variable coefficients will remain 0 here also in the objective function, but artificial variables will have coefficient m, capital M or big M, and we'll move on with that coefficients. So how we will do this? Let's see. So in the first step, what we have to do, we have to convert this constraints into equal to form. What we write? 2x1 plus 4s2 minus s1 plus a1 equal to 40. 5x1 plus 2x2 minus s2 plus a2 equal to 50. And we have to also add this artificial variable here. अब क्या करेंगे, हम इसका टेबल बनाएंगे. तो फर्स्ट इटरेशन में आपका जैसे बेसिक वेरिएबल लिखते हैं, यहाँ पे एक कॉलम बेसिक वेरिएबल का होगा, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, और दूसरा एक्स बी हो गया जो सॉल्यूशन जिसमें लिखते हैं, और x1 x2 s1 s2 सरप्लस वेरिएबल का, a1 a2 आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के, और इसके ऊपर हम इसके कोफिशिएंट्स लिखते हैं जो कोफिशिएंट्स z इक्वेशन में होती है x1 x2 s1 s2 a1 a2 की. तो x1 x2 की कोफिशिएंट 3 and 2.25 थी, s1 s2 की कोफिशिएंट 0 ही रहेगी, सरप्लस वेरिएबल और स्लैक वेरिएबल की कोफिशिएंट 0 ही रहेगी z इक्वेशन में, लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल के कोफिशिएंट हमने यहाँ पे m रखा था, तो ये m हो जाएगा. और हम यहाँ आपका जो बेसिक वेरिएबल में कॉलम में जो एलिमेंट्स आएंगे वो होंगे a1 a2. उसमें हम लोग क्या लिखते थे? स्लैक वेरिएबल लिखते थे. यहाँ पे हम a1 a2 लिखेंगे, तो इसके कोफिशिएंट्स को हम यहाँ CB वाले कॉलम में लिखेंगे. यहाँ सॉल्यूशन हो गया 40 and 50, और बाकी ये सारे एलिमेंट्स जो आपके कंस्ट्रेंट्स में उसके कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल्स के, वो यहाँ लिख लेंगे. अब ZJ निकालेंगे. ZJ निकालने का वही तरीका रहेगा, CB इंटू XI. अब यहाँ पे XI सपोज हम फर्स्ट वाले कॉलम के लिए कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, समेशन करते हैं 5m इंटू 2 प्लस m इंटू 5, यानी 2m प्लस 5m क्या हो जाएगा 7m. इस कॉलम के लिए क्या हो जाएगा 4m प्लस 2m 6m. इस कॉलम में क्या हो जाएगा माइनस m प्लस 0m यानी कि माइनस m, और 0m माइनस m यानी माइनस m, और ये क्या हो जाएगा m प्लस 0m, और ये 0 प्लस m. तो ये आपके ZJ हो गया. ZJ माइनस CJ करेंगे तो 7m माइनस 3 हो गया. ये क्या हो गया 6m माइनस 2.25, और ये क्या हो गया माइनस m, ये हो गया माइनस m, और ये हो जाएगा m माइनस m 0, और ये भी m माइनस m 0. तो ये दोनों आपके 0 हो गया. अब देखिए यहाँ पे हमें क्या है, ये जो a1 a2 है ये आपका यूनिट मैट्रिक्स के फॉर्म में है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो है आपका बेसिक वेरिएबल वाले कॉलम में आया. और z आपकी क्या आ गई, CB इंटू XB करेंगे 40m प्लस 50m, तो ये हो गया 90m. ZJ माइनस CJ में हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये आपका जो है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है
वो हम लेंगे। तो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू आपके 7m-3 है, तो ये हम लोग इसमें से सेलेक्ट करेंगे, ये आपका पाइवट कॉलम कहलाएगा। तो यहाँ भी आपका जो ऑप्टिमैलिटी का कंडीशन है कि सारे Zj माइनस Cj जो है लेस देन इक्वल टू 0 हो जाने चाहिए, लेकिन सारे लेस देन इक्वल टू 0 नहीं हुए। यहाँ पे ये दोनों तो निगेटिव है, ये 0 है, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव दिख रहा है। तो इसको क्या है कि हम कहेंगे कि ये आपका मोस्ट पॉजिटिव नंबर, हम इसी को मानेंगे 7m-3 है। तो ये आपका पाइवट कॉलम हो जाएगा, पाइवट कॉलम हो जाएगा। जिसको हम कहेंगे क्या कि आपका नेक्स्ट इटरेशन में x1 वेरिएबल जो है ये आपका एंटरिंग वेरिएबल कहलाएगा। अब हम क्या करेंगे, रेशियो फाइंड आउट करेंगे। रेशियो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, xb/xk, हमारा यहाँ पे xk क्या है, x1 है, x1 वाले कॉलम से डिवाइड करेंगे तो 40 डिवाइडेड बाई 2 20 एंड 50 डिवाइडेड बाई 5 10। तो इन दोनों में मिनिमम क्या हो गया, ये 10। तो ये आपका जो है ये हो गया आपका पाइवट रो। और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो ये 5 है, ये हो गया पाइवट एलिमेंट। तो नेक्स्ट इटरेशन में हमें क्या करना होता है, पाइवट एलिमेंट को 1 बनाना होगा और x1 जो है a2 यहाँ से हट करके x1 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट और बाकी हम जब ये a2 यहाँ से हटेगा और x1 यहाँ पे इंसर्ट होगा, तो अब a1 और x1 को हमको यूनिट मैट्रिक्स के फॉर्म में लाना है। तो x1 में ये जब हमको इसको यूनिट मैट्रिक्स में करने के लिए क्या चाहिए, ये वाला पोजीशन में पाइवट एलिमेंट को 1 बनाना है और इसको 0 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे रो को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जब जैसे इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा। ये 0 और ये -1/5 हो जाएगा। और ये तो 0 ही रहेगा, ये 1/5 हो जाएगा। और इसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका आ जाएगा। अब ये तो 1 हो गया, इसको हमको 0 बनाने के लिए क्या करना होगा, जो भी इसकी ओल्ड वैल्यू तो 2 है और इसकी न्यू वैल्यू 1 आ चुकी है। तो अगर हम ये करें कि 2 into यहाँ लिखते हैं 2 माइनस, ये जो इसकी ओल्ड वैल्यू है 2 है, माइनस 2 into, और जो हमारी इसकी न्यू वैल्यू है 1, वो हम मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दें तो ये हमारा 0 आ जाएगा। तो क्या किया मैंने, R1 ओल्ड माइनस 2 into R1 न्यू, इसको हम कहाँ असाइन कर देंगे, R1 न्यू में। तो इससे आपका क्या है, R1 की वैल्यू सारी अपडेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये 0 बन के आ जाएगा और यही ट्रांसफॉर्मेशन हमें पूरे रो के लिए करना होगा और देखना होगा कि क्या फाइनली आपको वैल्यू आ रही है। तो हम देखते हैं दूसरे टेबल में क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया और क्या नए टेबल बन के नेक्स्ट इटरेशन में क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो जो मैंने अभी कहा आपको R2 न्यू के लिए क्या करेंगे, R2 ओल्ड डिवाइडेड बाई 5, R1 न्यू के लिए R1 ओल्ड माइनस ट्वाइस R2 न्यू। तो ये आपका नेक्स्ट इटरेशन टेबल ये बन के आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए A1 था और X1 यहाँ पे आ चुका है
और z इसी तरह से जैसे हम लोग पहले निकालते हैं सी बी इंटू एक्स बी, वैसे करके निकाल लेंगे 20m प्लस 30। और जेड जे निकालेंगे, जेड जे निकाल लेंगे। उससे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए सी बी वाला जो रो है, कॉलम है, इसमें a1 का कोफिशिएंट तो कैपिटल M है, यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट जो है z इक्वेशन में 3, वो यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट इटरेशन वाले टेबल में यहाँ पे ये कैपिटल M था क्योंकि यहाँ पे ये a2 था। इटरेशन 2 में यहाँ पे ये x1 आ चुका है तो उसकी कोफिशिएंट यहाँ लिखा गई 3। अब ये 3 हो गई तो आपके ये जो zj है वो भी आपका डिफरेंट आने लगा। यहाँ पे m इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, ये हो गया आपका 3। इसी तरह से सारे zj निकाल लिया हमने और फिर zj माइनस cj निकाल लिया। अब जब zj माइनस cj निकाला तो हमने देखा कि ये 0 आया, ये निगेटिव आया, ये भी 0 है, और ये आपका जो कॉलम है ये मोस्ट पॉजिटिव कॉलम है, और सारे लेस देन इक्वल टू 0 नहीं मिले हैं। सारे लेस देन इक्वल टू 0 नहीं मिले हैं, इसके मतलब है, इसका मतलब क्या है कि आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिला है। तो पाइवट कॉलम आपका क्या हो गया, मोस्ट पॉजिटिव नंबर जो होंगे वो आपके मोस्ट पाइवट कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पाइवट कॉलम ये वाला कॉलम हो गया। अब हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है पाइवट रो के लिए। तो रेशियो फाइंड आउट करेंगे एक्स बी बाई एक्स के, तो 20 डिवाइडेड बाई 16/5 करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, 6.25 आ रहा है। और 10 डिवाइडेड बाई 2/5 करेंगे तो 25 आ रहा है। तो इन दोनों में मिनिमम आपका 6.25 है, यानी पहला वाला। तो ये वाला जो रो है ये पाइवट रो कहलाएगा, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो ये आपका पाइवट एलिमेंट कहलाएगा। अब नेक्स्ट इटरेशन में आपको क्या करना है, A1 यहाँ से हट करके A1 की जगह पे नेक्स्ट इटरेशन में बेसिक वेरिएबल वाले कॉलम में x2 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा x2, और दूसरा चीज क्या करना है कि इस एलिमेंट को, पाइवट एलिमेंट को हमें 1 बनाना है। तो यहाँ 1 बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, अगर 5/16 से हम पूरे कॉलम को, पूरे रो को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 बन जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, R1 ओल्ड इंटू 5/16, ये हम R1 न्यू में डाल देंगे। यानी कि R1 को हम अपडेट कैसे कर रहे हैं, R1 की वैल्यू को R1 ओल्ड में हम 5/16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हम R1 न्यू में असाइन कर देंगे। तो 16/5 में अगर 5/16 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। अब बाकी जो हमें करना क्या है कि इसको हमको 0 बनाना है। तो जब ये 1 हो गया, इसको 0 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस वाले में से R2 में से R2 ये सपोज हम क्या लिख रहे हैं, R2 न्यू। तो R2 न्यू को अपडेट करने के लिए क्या करेंगे, R2 ओल्ड है आपका 2/5, और R1 न्यू आपका 1 आ चुका है। R1 न्यू में अगर मैं 2/5 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2/5 से उसको 2/5 माइनस 1 इंटू 2/5, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू 0 बन जाएगी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग सेकेंड रो के लिए कर ले, और ये ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग फर्स्ट रो के लिए कर ले। ये फॉर्मूला मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिख रखा है। तो इस तरह से करने के बाद पूरा आपका ये एलिमेंट्स को आप अपडेट कर सकते हैं, और अपडेट करने के बाद अगेन हम क्या करेंगे, zj फाइंड आउट करेंगे और zj माइनस cj फाइंड आउट करेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि आपका सारा लेस देन zj माइनस cj सारे कॉलम्स के लेस देन इक्वल टू 0 हुए या नहीं।
अगर नहीं हुए तो इसका मतलब क्या है कि फिर हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिला है। तो तब तक हमको ये सारे प्रोसेस हर बार रिपीट करने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे जो ड्राइंग्स बनाई है तो नेक्स्ट। ठीक है, तो यही चीज मैंने अभी आपको बताया कि हम कैसे करेंगे। और इटरेशन 3 में देखिए क्या है, बेसिक वेरिएबल में अब आपका x2 x1 आ गया और उसके कोफिशिएंट हम लोग यहाँ लिख लेंगे और बाकी आपके सारे एलिमेंट्स को अपडेट कर लेंगे। zj को अपडेट करेंगे, zj माइनस cj को अपडेट करेंगे। अब आप देखिएगा कि zj माइनस cj में सारी वैल्यूज लेस देन इक्वल टू 0 है, यानी कोई भी वैल्यू 0 से बड़ी नहीं है, सारी वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रिजल्ट है ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें मिल चुका है और ये z की वैल्यू आ गई 36.5625। तो ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया और x1 की वैल्यू 3 हो गई और x2 की वैल्यू 2.25 हो गई। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, since all zj minus cj is less than equal to 0, hence optimal solution is arrived with the values of variables as x1 equal to 15/2 and x2 equal to 25/4 and mean z is equal to 36.5625। तो इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम और प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स देखेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है और समझ में आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।